आज इस वीडियो में मैंने जानबूझ के इंग्लिश सबटाइटल नहीं डाला क्योंकि घर की बात घर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और घर की बात तो ये है कि देश हार चुका है, कोरोना से नहीं, सरकार ने हरा दिया है। सरकार ने देश के जड़ों को हिला के रख दिया है। ये जो स्टूडियो है जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, या वो घर जहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसकी जो नींव है जिन हाथों से बनी है, आज वही मजदूर सड़क पे आ गए हैं, मजबूर बन चुके हैं। पहले से ही उनकी कई सारी परेशानियां थी। 2 वक्त का खाना उनको मिलना मुश्किल था, अब तो 1 वक्त की रोटी भी नहीं है, प्यासे भी हैं, सड़क पे हैं। और ऐसे 13 करोड़ परिवार हैं दुनिया के सामने। दुख की बात तो है ही, शर्म की बात भी है, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी और मेरी भी है। जो दिख रहा है वैसा है नहीं, लग रहा है ये तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। महामारी आई जिसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, एज ए रिजल्ट लॉकडाउन करना पड़ा, और लॉकडाउन के चलते साइड इफेक्ट की जो हालात हो गए वो अपने आप हो गए। जबकि सच्चाई इससे अलग है, और सच्चाई इतनी भयानक है कि सुनना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अब भी वक्त है, हम कुछ बदल सकते हैं, डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। सच्चाई अगर आपको जानना है तो सिर्फ एक वर्ड को पकड़ के बैठिए, और वो वर्ड है पेंडेमिक। पेंडेमिक। मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे पेंडेमिक वर्ड का मीनिंग बताएं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, और इसके अंडर आता है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इनको टोटल पैसा जो जाता है आपके और मेरे टैक्स के पैसे से, इस साल का जो बजट था वो था 1900 करोड़ रुपीस, 1900 करोड़ रुपए एक साल का बजट। और उनका काम सिर्फ एक है कि भारत के 140 करोड़ जनता के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके वेलबींग के लिए पॉलिसी बनाना। आप सिर्फ इतना कीजिए कि उनसे पूछिए पेंडेमिक का डेफिनेशन क्या है, और भांडा यहीं फूट जाएगा। आगे समझाने से पहले अभी जरूरी है कि मैं कौन हूं, मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी है, और मुझे लगता है कि पूरे जीवन में मेरी सिर्फ एक ही उपलब्धि रही है, और वो है DIP डाइट। 2017 में मैंने आविष्कार किया था, या डिस्कवर किया था, एक डाइट जिसका नाम है DIP डाइट। और इस डाइट में ढेर सारे फल, खासतौर पे मीठे फल जैसे आम है, अंगूर है, पेशेंट को खिलाया जाता है। साथ में कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ रॉ वेजिटेबल, और उसके साथ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ट्रेडिशनल फूड। अगर एक पर्टिकुलर ढंग से पेशेंट को दिया जाए तो वो डायबिटीज का पेशेंट विद इन 3 डेज उसका ब्लड शुगर इतना ड्रॉप होने लगता है कि उसकी मजबूरी होती है कि दवा वो छोड़ दे, या इंसुलिन पे है तो इंसुलिन को ड्रास्टिकली टेपर कर दे, अदरवाइज वो हाइपोग्लाइसेमिक में चला जाता है। 2017 में जब मैंने ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया और मैंने इसके कुछ प्रेजेंटेशन दिए, तो वो पूरे दुनिया में लाखों लोगों ने इसको अपनाया और दवा मुक्त हो गए, इंसुलिन फ्री हो गए। चाहे वो डायबिटीज टाइप 1 थे, टाइप 2 थे, दे could reduce insulin drastically and many of them could free themselves of medication। और उसके बाद ये DIP डाइट का इंटरेस्ट बाकी कुछ जगह पे भी गया, और अभी हाल की बात है, US का जो नंबर 1 हॉस्पिटल है, मेयो क्लिनिक, पूरा वर्ल्ड फेमस, आपको तो पता ही है, 200 साल पुराना हॉस्पिटल, उनका पत्र आया कि वो DIP डाइट को अपने पैनक्रियाटिक कैंसर पेशेंट को पर ट्राई करना चाहते हैं। और भारत की बात करें तो भारत में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का के तर्ज पे बना हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, ये यहाँ पे भी ट्रायल चल रहा है DIP डाइट का स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट के ऊपर। और ट्रायल में फेज 1 हो चुका है, जो कि सक्सेसफुल हो चुका है। फेज 2 अभी हो रहा था, लॉकडाउन हो गया। तो अब बात करते हैं कोरोना पेशेंट की। आप में से व्यूअर्स जो मुझे लगभग सुनते आए हैं, उनको पता है कि 2 महीने से अधिक हो गया है मैं भारत सरकार से कोरोना के पेशेंट मांग रहा हूं, ताकि वो 3 स्टेप फ्लू डाइट, जिससे डेंगू, चिकनगुनिया, H1N1 ठीक होते आए हैं, वही डाइट अगर कोरोना के पेशेंट को दिया जाए तो वो भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन भारत की सरकार से मुझे पेशेंट तो नहीं मिले, लेकिन विदेश से मुझे 2 पेशेंट मिल गए हैं। उनके 14 दिन पूरे हो चुके हैं, और वो फ्लू डाइट पे थे, फॉलोड बाय DIP डाइट, और नतीजा ये है कि दोनों के दोनों अब ठीक हो गए हैं। भारत के ICMR के गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, उनके सिम्टम
14 दिन के अंदर ठीक हो जाए, कोई सिम्टम ना रहे, तो सेकंड टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मान सकते हैं कि ये फ्री हो चुके हैं कोरोना से और उन्हें रिहा कर सकते हैं और वो घर जाके 7 दिन आइसोलेशन पे रहेंगे और उसके बाद उन्हें कोरोना फ्री माना जा सकता है विदाउट द सेकंड टेस्ट। तो भारत के गाइडलाइन के अनुसार अब दे आर कोरोना फ्री पेशेंट जस्ट विद द डाइट। लेकिन उस देश की बात करें तो 7 दिन बाद उनको एक बार और टेस्ट करना है, वो भी जो भी नतीजा होगा मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अब बात करते हैं आज की। आज की बात को समझने के लिए सिर्फ 2 ही वर्ड आपको पकड़ के बैठना है। एक वर्ड तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, पेंडेमिक, और दूसरा वर्ड ये बड़ा सिंपल वर्ड है, ट्रुथ, सच्चाई। आप मुझे बताइए सच्चाई का मायने क्या है। एक तो वो जो बार बार सुनाई दे, बार बार बताई जाए, बार बार दोहराई जाए किसी न किसी बहाने, क्या उसे आप सच मानेंगे या आप सच उसे मानेंगे जिसका कोई एविडेंस हो, जिसका सबूत हो, जो साबित किया जाए। मैं सिर्फ यही गुजारिश कर सकता हूं कि आज तक आपने जो भी कुछ सुना, जो भी कुछ आपको बताया गया, उस सबको एक बार को हटा दीजिए, एक बार को मिटा दीजिए। एक नए दिमाग से आप मेरे सामने आइए और आप उन्हीं बातों को मानिए जिसका कोई सबूत हो, जो साबित किया जा सके। तो बस इतना आप कर लेंगे तो आगे का जो सफर है वो आसान होने वाला है। सारा खेल समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा, बड़ा ही सिंपल, ओलंपिक का। ओलंपिक हर 4 साल में होते हैं, आपको पता ही है। जब भी कभी ओलंपिक होते हैं तो उसमें मेडल्स मिलते हैं, गोल्ड मेडल मिलता है जो सबसे अव्वल आता है। हर ओलंपिक में जो नंबर ऑफ गोल्ड मेडल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो कम से कम 290 गोल्ड मेडल या ज्यादा से ज्यादा 310। कितने सारे खेल है उसके अनुसार कम से कम 290 और ज्यादा से ज्यादा 310, इतने गोल्ड मेडल मिलते हैं टोटल। लेकिन वेरिएबल क्या होता है कि कौन से देश को ज्यादा गोल्ड मेडल मिलेगा। किसी ओलंपिक में यूएस नंबर 1 पे होता है, चाइना नंबर 2 पे होता है, रशिया नंबर 3 पे होता है, जापान नंबर 4 पे होता है, और किसी और ओलंपिक में ब्रिटेन नंबर 2 पे होता है, चाइना नंबर 1 पे होता है। इस तरह से उनके जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बदलते रहते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मेडल डिस्ट्रीब्यूशन वो उतना ही रहता है, उसी ब्रैकेट में रहता है, वो नहीं बदलता है। किस कौन सा देश ज्यादा मेडल मार जाएगा, लूट जाएगा, वो वेरिएबल है, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वो चेंज नहीं होने वाले, कम से कम 290, ज्यादा 310, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक उसी प्रकार पूरे दुनिया में हर साल जो टोटल नंबर ऑफ लोग मरते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से, जिसे ILI बोलते हैं ब्रॉडली, एक ब्रॉड कैटेगरी है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से जो पूरी दुनिया में मरते आए हैं, मिनिमम 2,90,000 एंड मैक्सिमम 6,50,000, इसी ब्रैकेट में होता है। ऑन एवरेज 5 लाख लोग मरते हैं हर साल। इस साल, पिछले साल, उससे पिछले साल, अगर आप आंकड़ा देखेंगे यही होगा। और अब स्क्रीन पे देखिए कि इसमें भी कई सारे कॉम्पिटिटर होते हैं उन देशों की तरह। उनमें से कई सारे ग्रुप्स हैं, उनमें से एक ग्रुप का नाम है इन्फ्लुएंजा ए काइंड ऑफ वायरस, दूसरा है कोरोना काइंड ऑफ वायरस, तीसरा राइनो वायरस, चौथा एडनो वायरस। ऐसे कई सारे तरह के वायरस हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कई सारे देश हैं जो compete करते हैं उन मेडल्स के लिए। कौन सा देश कितना मेडल लूटेगा ये चेंज होता रहता है, टोटल मेडल फिक्स रहते हैं। ठीक उसी तरह से फिक्स्ड ये है कि टोटल लोग कितने लोग मरेंगे वो फिक्स्ड ब्रैकेट में ही है। ऑन एवरेज 5 लाख लोग मरेंगे हर साल। लेकिन कौन सा वाला वायरस ज्यादा लोगों को मारेगा कि एक पर्टिकुलर साल में, ये वेरिएबल है, दैट इज वेरिएबल, वो हर साल चेंज होता रहता है। आप स्क्रीन पे देखिए 2005 से लेके 2013 तक के आंकड़े, अलग अलग साल में टोटल नंबर ऑफ जो प्रेवलेंस है, मतलब कितने लोगों को बीमार किया, या टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, वो तो फिक्स्ड होता ही है। लेकिन उसमें कौन से वायरस ग्रुप का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा वो हर साल वेरी करता है। आप रंगों के हिसाब से देखिए, यहाँ आपको कोरोना वायरस का ग्रुप भी दिख रहा है, राइनो वायरस का ग्रुप भी दिख रहा है, और एडनो वायरस भी दिख रहे हैं। कोरोना वायरस कई तरह के होते हैं, 3 तरह के मेनली। राइनो वायरस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, या फिर इन्फ्लुएंजा ए जिसमें H1N1 आता है वो भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। यहाँ पे ऑरेंज जो है वो H1N1 का है। अब खास तौर पे इसमें ध्यान से देखिए 2009 वाले पीरियड में, 2009 वाले पीरियड में आप देखेंगे ऑरेंज जो है वो ज्यादा था इन कंपैरिजन टू किसी भी और साल। बाकी साल ऑरेंज उतना नहीं दिख रहा जितना 2009 में दिख रहा है। इसका मतलब 2009 में H1N1 ने, यानी कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस ने ज्यादा मेडल लूटे हैं, यानी कि ज्यादा लोगों को बीमार किया है या ज्यादा लोगों को मारा है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ डेथ उस साल 2009 में, या टोटल नंबर ऑफ पीपल हु फेल इल
जो बीमार पड़े हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से, वो उतना ही रहा जितना कि उससे 1 साल पहले या 1 साल बाद रहा, वो नहीं बदला। तो बोलने का मतलब ये है कि हर साल टोटल नंबर ऑफ डेथ एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू गेट इल बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जिनमें ये सारे कैटेगरी आते हैं जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, चाहे वो एडनो वायरस हो, चाहे वो कोरोना वायरसेस हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस हो, या चाहे वो कोई और कैटेगरी का वायरस हो जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की कैटेगरी में आता है। तो लेकिन टोटल डेथ एंड टोटल इलनेस सेम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब इसमें थोड़ा और प्रिसाइज बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस भी एक ग्रुप है, और इस ग्रुप में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यूएस वाला वायरस जो आया था, कोरोना वायरस, वो 1965 में आया था। उसका नाम दिया गया 229E कोरोना वायरस। 2004 में नीदरलैंड में ऐसे एक वायरस आया था कोरोना वायरस दोबारा से, इसका नाम दिया गया NL63। 2005 में हांगकांग में आया था कोरोना वायरस, उसका नाम दिया गया HKU1 कोरोना वायरस। और 2020 में, यानी कि अभी जो कोरोना वायरस आया, उसका नाम पहले तो दिया गया नोवल कोरोना वायरस, फिर नाम बदल कर रख दिया गया SARS-CoV-2। तो अब ये जो है, ये आपस में आप बोल सकते हैं ये भाई हैं, ये एक दूसरे के बिछड़े हुए भाई हैं जो अलग अलग टाइम पे आए। 1965 वाला जो वायरस आया था यूएस वाला कोरोना वायरस, या 2004 वाला, या 2005 वाला, या 2020 वाला, इन सब के फैलने की शक्ति, इन सब के मारने की शक्ति बिल्कुल सेम है, 19 या 20, कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, जब 1965 में कोरोना वायरस आया था नया नया, उस वक्त तब कोई लॉकडाउन हुआ था? नहीं हुआ था, हमें पता भी नहीं चला था। 2005 में जब आया तब कोई लॉकडाउन हुआ था? नहीं हुआ था, नहीं पता चला। क्या ज्यादा लोग मरे? बिल्कुल नहीं मरे। बल्कि असली बात तो ये है कि हम सब, इंक्लूडिंग मी, अपने जीवन काल में कई बार हमें फ्लू हुआ, उसमें 10% टाइम वो फ्लू का कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं में से किसी एक भाई का रहा होगा, इन्हीं 3 भाइयों में से ऑन एवरेज। लेकिन उसके बावजूद भी हम आज जिंदा हैं। इसका मतलब कोरोना वायरस जाहिर सी बात है शक्तिशाली तो नहीं है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए बॉलीवुड की बात करते हैं। बॉलीवुड में धर्मेंद्र आए थे 1965 में, और उसके बाद 2004 में सनी देओल आए, 2005 में बॉबी देओल आए, और उसके बाद अभय देओल आए। तो जब ये आए तो इनके आने से टोटल नंबर ऑफ मूवी, जो फिल्में बनती हैं बॉलीवुड में हर साल, वो बढ़ नहीं गई, वो उतनी रह गई। लेकिन क्या है कि ये जब आते हैं तो ये बाकी मार्केट को में कंपटीशन पैदा करते हैं। कुछ इनके हिस्से में आता है तो वो किसी और के हिस्से से कम भी होता है, बट टोटल नंबर ऑफ फिल्म दैट रिमेन्स कांस्टेंट। फिल्म घटेगा या बढ़ेगा वो इनके आने या नहीं आने से फर्क नहीं पड़ता है। इनके आने से जो लोग और कॉम्पिटिटर हैं उनको फर्क पड़ता है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई और देओल भी आएंगे तो वो भी कंपटीशन का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ मूवी उसमें इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो लगभग सेम ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार से नंबर ऑफ कोरोना वायरस अगले साल भी, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी नए नए और भी आएंगे। लेकिन क्या नहीं बदलने वाला, वो ये कि टोटल नंबर ऑफ डेथ एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर गेटिंग इन्फेक्टेड विद। उसका कारण बड़ा सिंपल है, वो समझ लीजिए कि ये सारे रेस्पिरेटरी वायरस हैं, यानी कि ये सारे वायरस का जो घर है वो कहीं यहाँ पे है, और यहाँ पे कॉम्पिटिशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राइनो वायरस आपके यहाँ पे ऑलरेडी है तो कोरोना वायरस यहाँ नहीं रह सकता। इसका विपरीत, अगर कोरोना वायरस ऑलरेडी है तो राइनो वायरस नहीं रह सकता। राइनो वायरस नॉर्मली छोटे बच्चों में पाया जाता है, उनको जुकाम ज्यादा होता है। आपने गौर किया होगा कि कोरोना वायरस से छोटे बच्चों की डेथ या इलनेस ना के बराबर हुई पूरी दुनिया में। तो उससे यही साफ जाहिर है कि जो सारा कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पे रहने का है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है। और इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक कॉम्पिटिशन का माहौल है, उसमें एक वायरस दूसरे को नहीं रहने देता अक्सर। तो टोटल नंबर ऑफ डेथ इट कैन नॉट बी चेंज्ड, एंड टोटल नंबर ऑफ इलनेस दैट कैन आल्सो नॉट बी चेंज्ड। तो ये तो हो गई पूरे वायरस की कहानी, ये किस तरह से होता है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वायरस जो आया था हांगकांग वाला या यूएस वाला, जिसका नाम भी कोरोना वायरस है, और वो इस वक्त पूरे दुनिया में 70% लोगों के बॉडी में ऑलरेडी है, और उन 70% में आप और मैं भी शामिल हूं। यानी कि वो कब हमारे बॉडी में आया और कब एंटीबॉडी बना के चला भी गया, हमें और आपको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि जरूर है 70% लोगों में। और आने वाले दिनों में ये जो नया वाला नोवल कोरोना वायरस है, ये भी हम सबके पूरे दुनिया में 70% लोगों तक तो फैल ही जाएगा, इफ नॉट 100%। और अभी कितना फैला है, अगर ये आंकड़ा आपको जानना है, जर्मनी में
14% लोगों, वहां सैंपलिंग की गई तो 14% लोगों में कोरोना वायरस आके जा चुका था, ऐसा एंटीबॉडी टेस्ट से पता चला। और इटली में टेस्ट किया तो 10% लोगों में ऑलरेडी आके जा चुका है। आइसलैंड में टेस्ट किया तो 13.3% लोगों में आके जा चुका है। और न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में टेस्ट किया तो पाया गया कि न्यूयॉर्क सिटी में करीब 13.7% लोगों के बॉडी में आके जा चुका। तो आप देखेंगे ये सारे वो देश है जहां पे लॉकडाउन चला, जहां सोशल डिस्टेंसिंग चली, जहां पे फेस मास्क चला और चल रहा है। इसके बावजूद भी कोरोना वायरस को, फॉर दैट मैटर किसी वायरस को कोई रोक नहीं सकता है। आफ्टर ऑल इसका नाम वायरस है। वायरस मतलब वायरल, कोई चीज फैलती है और जिसे रोका नहीं जा सके तभी इसका नाम वायरस है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं ठीक उसी तरह से अगर इसी डाटा को हम एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत में जब भी एंटीबॉडी टेस्ट होगा तो तब भी आप देख लीजिएगा कि अब तक के आंकड़े होंगे कम से कम 10% भारतीयों के बॉडी में भी कोरोना वायरस आके जा चुका होगा। यानी कि 14 करोड़ भारतीय इस वक्त हैं जिनके बॉडी में कोरोना वायरस के एंटीबॉडी पाए जाएंगे या कोरोना वायरस इटसेल्फ पाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके आसपास के 10 लोगों में से किसी एक के बॉडी में कम से कम कोरोना वायरस इस वक्त होगा। और अगर होगा तो चिंता की बात नहीं है, बल्कि यह निश्चिंत होने की बात है कि 14 करोड़ लोगों के बॉडी में कोरोना वायरस आके जा चुका और तब भी बहुत मामूली सा डेथ हुआ है, कोई बहुत विशाल डैमेज नहीं हुआ है। तो कोरोना वायरस को रोक नहीं सकते हैं, ना तो पहले वाले 3 भाइयों को रोक पाए, ना इस वाले भाई को रोक पाएंगे। तो लेकिन अब सवाल यह है कि पहले कभी लॉकडाउन नहीं हुआ, पहले कभी पेंडेमिक घोषित नहीं हुआ, अब कैसे हुआ? ये जो पेंडेमिक वर्ड है ना, इसके अंदर सारा खेल है, मैंने बताया था। अब आपके पूरे कंसंट्रेशन की मुझे जरूरत है। ध्यान सुनिए, स्क्रीन पे देखिए आप पेंडेमिक की डेफिनेशन 18 में WHO का एक और सिस्टर साइट है, उसका नाम है influenzatraining.org। सो उस साइट में से ये निकाली है। ये 2009 तक ये वाला स्लाइड था, 2009 18 मई तक था। उसके बाद ये स्लाइड WHO के इस सिस्टर साइट से हटा लिया गया। इस स्लाइड में देखिए लिखा क्या है, ध्यान से पढ़िए कि पेंडेमिक का डेफिनेशन क्या है। पेंडेमिक के डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो वायरस नया होना चाहिए, न्यू वायरस होना चाहिए विद नो पॉपुलेशन इम्यूनिटी। नो पॉपुलेशन इम्यूनिटी का मतलब ये है कि ये नया वायरस है तो इसकी इम्यूनिटी किसी के बॉडी में है नहीं, इसकी एंटीबॉडी में नहीं है। ये एक डेफिनेशन। दूसरा, स्प्रेड इजिली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लोगों से लोगों तक पहुंच जाए आराम से, आसानी से, तो इसे पेंडेमिक बोल सकते हैं। और तीसरा, कॉज सीरियस इलनेस, हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ये सारे कंडीशन इंक्लूडिंग इससे मौतें ज्यादा हों और इससे ज्यादा लोग पीड़ित हों, और ये सारे कंडीशन कोई वायरस फुलफिल करता हो, तभी इसे पेंडेमिक का नाम दे सकते हैं। कितनी ज्यादा मौतें हों और कितने ज्यादा लोग पीड़ित हों, उसके लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है कि जितना नॉर्मली लोग मरते हैं उससे 4 गुना ज्यादा मरे कम से कम, और ज्यादा 30 गुना ज्यादा मरे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया आपको कि हर साल लगभग 5 लाख लोग इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से मरते हैं। 5 लाख का 4 गुना क्या होता है? 20 लाख लोग हों, और 30 गुना क्या होता है? करीब 1.5 करोड़। तो करीब 20 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में मौत अगर होने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, तो ही वो पेंडेमिक घोषित किया जा सकता है। ये WHO के नियम है। ये नियम का स्लाइड में जो दिखाया, जो 18 मई 2009 में उनके सिस्टर वेबसाइट पे था। अब एक डेट याद रखिए, 4 मई 2009, यानी कि इससे पहले ही WHO के जो मेन साइट है, WHO का मेन वेबसाइट, उसके अंदर से डेफिनेशन चुपचाप चेंज कर दिया, और चुपचाप चेंज करके ये जो लाइन था कि सीरियस इलनेस कॉजिंग मेजर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, इसको हटा लिया। अब इसको हटा लिया तो बचा क्या? बचा ये कि अगर दुनिया में कोई नया वायरस आता है और उसकी क्षमता होती है कि वो फैल सकता है, बस इतना होने से ही पेंडेमिक की घोषणा की जा सकती है। यानी कि WHO जब चाहे, जब भी कोई नया वायरस दुनिया में आएगा, पेंडेमिक घोषित कर सकता है। और जब भी पेंडेमिक घोषित कर सकता है तो सरकारें चाहे तो लॉकडाउन कर सकती हैं। याद रखिए, लॉकडाउन करेंगे तो सरकार को बहुत फायदा होगा। एक तो फायदा ये कि सरकार के पास एक राइट होता है जिसे कहते हैं एपिडेमिक एक्ट, और इस एक्ट के तहत जो सिटीजन है उनके कई सारे राइट जीरो हो जाते हैं। सरकार चाहे तो किसी भी सिटीजन को कभी भी जेल में डाल सकती है और कोई नया कानून बना सकती है, सबको बंदी बना सकती है घर में, इस एपिडेमिक या पेंडेमिक के नाम पे। सो
आज तक लॉकडाउन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि पेंडेमिक का जो डेफिनेशन था वो बड़ा मुश्किल डेफिनेशन था। डब्ल्यूएचओ ने चालाकी करके वो मुश्किल डेफिनेशन को आसान कर दिया। अब जब चाहे डब्ल्यूएचओ के पास पावर है और डब्ल्यूएचओ के माध्यम से देश के जो ठेकेदार हैं उनके पास ताकत है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर ताकत है कि आपको आपके घर में ही जब तक चाहे पेंडेमिक या एपिडेमिक के नाम पे बंदी बनाया जा सकता है। तो लॉकडाउन होने का मतलब ये नहीं कि अभी कोई रियल पेंडेमिक या थ्रेट आ गया। लॉकडाउन होने का मतलब ये है कि अभी डेफिनेशन चेंज हो गया, जिससे लॉकडाउन का जो पावर है वो हमारे जो किंग है या हमारे जो सरकार है उसके हाथ में आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक बात और बता दूं, जिस तरह का लॉकडाउन हमारे देश में हुआ ऐसा लॉकडाउन दुनिया में कहीं नहीं हुआ, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। आप देखेंगे कि जहां सड़कों पे अपने ही सिटीजन को डंडों से मारा जाता हो, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ जहां पे इवन सुबह जॉगिंग करना अलाउड ना हो। सुबह जॉगिंग करना तो हेल्थ की निशानी है, राइट। बाकी जगह आप देखेंगे लॉकडाउन नाम का था, लेकिन दुनिया में इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स थे वो अपनी जगह पे थे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। तो अब मैंने आपको सारा सिनेरियो समझा दिया लगभग। आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे जो अक्सर आप मुझसे पूछते रहते हैं, पहले वो क्लियर कर दूं। पहला सवाल ये जो अक्सर लोग बोलते हैं, अरे तो केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं। अक्सर आप टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं, अरे केसेस तो फिर बढ़ गया, 3000 केस और बढ़ गया। देखिए टोटल केस भारत में इस वक्त 14 करोड़ है और ये आगे जाके 100 करोड़ होने वाला है। तो केसेस बढ़ते हैं तभी ये वायरस है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब पहले केसेस बढ़ते थे तो कोई टेस्ट नहीं करता था। जब हांगकांग वाला वायरस आया था, जब यूएस वाला आया था, लेकिन चाइना वाला जब वायरस आया तो टेस्ट कर रहे हैं। तो ये भय आ रहा है, तो केसेस बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? 100 करोड़ तक केसेस बढ़ेंगे। और यही देखा गया है, इनके बाकी भाइयों ने ऐसा ही किया। लेकिन 100 करोड़ से इसका मतलब नहीं कि लोग मरेंगे, लोग तो उतने ही मरेंगे जितना हर साल मरते हैं। तो केसेस बढ़ेंगे क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं, राइट। अभी भी केसेस हैं, 14 करोड़ केसेस अभी भी हैं, दैट इज माई रफ एस्टिमेट। दूसरा सवाल कि लोग इतने मर क्यों रहे हैं पूरी दुनिया में। देखिए जब आप बोलते हैं लोग इतने क्यों मर रहे हैं, तो आप बताइए लोग कितने मरने चाहिए। पिछले साल कितने मर रहे थे, उससे पिछले साल कितने मर रहे थे। आप बोलेंगे यूएस में तो 60,000 लोग मर गए। पिछले साल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से यूएस में कितने लोग मरे, आपको फिगर का कुछ पता है? नहीं पता। इटली में पिछले साल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से कितने लोग मरे, जापान में कितने लोग मरे, ये सारे आंकड़े मैंने दिए हैं मेरी किताब में। किताब का नाम है कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। ये किताब में आप पढ़ेंगे तो ये सारे आंकड़े मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। इस साल बदलाव सिर्फ इतना है कि जब भी कोई एक इंसान मरता है तो वो एक मीडिया न्यूज बन जाता है। वो आपके कान में बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, देखो एक और मर गया, एक और मर गया, डरो डरो डरो। जबकि पिछले साल भी इसी समय इतने ही लोग मर रहे थे। आप सारे आंकड़े मिला लीजिए, मैंने सारे आंकड़े उनके रेफरेंस उस किताब में कोरोना द स्कैंडल ऑफ मिलेनियम में दे दिया, पढ़ सकते हैं। अब एक सवाल आता है, इतने डॉक्टर क्यों मर रहे हैं। देखिए 14 करोड़ लोग जो पीड़ित हैं इस वक्त, जिनमें कोरोना वायरस आके जा चुका है, उनमें जाहिर सी बात है कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, और वो भी तो इंसान है। ऊपर से वो कोरोना वायरस के पेशेंट के आसपास रहते हैं। किसी भी पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कोरोना वायरस या फॉर दैट मैटर किसी वायरस को रोक नहीं सकता है। कोई भी मास्क रोक नहीं सकता है, ये फैलता ही है, कुछ भी कर लो, ये इसका स्वभाव है, तभी इसका नाम वायरस है। तो जाहिर सी बात है कुछ डॉक्टर्स के पास भी ये जाएगा, माइल्ड फ्लू होगा, लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर है, जैसे ही उसको थोड़ा भी फ्लू होगा उसके पास एक्सेस है, वो इमीडिएटली चेक करेगा और कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा। और पाए जाते ही वो एंटीबायोटिक, एंटी वायरल, एंटी पायरेटिक और एंटी मलेरियन इस तरह की दवाइयां वो लेंगे, जैसा कि प्रोटोकॉल में है आईसीएमआर के। मैं एक बात बता दूं, ये सारी दवाइयों से कोरोना वायरस में या फॉर दैट मैटर किसी भी वायरल इन्फेक्शन में कोई फायदा होता हो, मेडिकल लिटरेचर में आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं है। ऐसे पेपर जरूर हैं कि ये सारे जो दवाइयों के नाम लिए, इनसे इंसान की मौत 3 गुना यानी कि 300% बढ़ जाती है। वो सारे आंकड़े और वो सारे रेफरेंस पेपर भी मैंने उस किताब में डाल दिया, आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया डॉक्टर क्यों मर रहे हैं। वो वायरस से नहीं मर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो वायरस के इलाज से मर रहे हैं। तो ये तो हो गई तीसरे सवाल का जवाब। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, ये लॉकडाउन क्यों चल रहा है और कब तक चलेगा। इस सवाल का मैं डायरेक्ट जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं कुछ हिंट दूंगा जिससे आप खुद ही जवाब डिराइव कर सकते हैं। हिंट नंबर 1, अब देखिए जब से लॉकडाउन चल रहा है, जब से कोरोना पेशेंट पाए जा रहे हैं, तो उन पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन पे ऐसी ऐसी दवाइयां, एंटी वायरल, एंटी पायरेटिक, एंटी बैक्टीरियल
यानी कि एंटीबायोटिक, एंटी मलेरिया ड्रग्स या बीसीजी के वैक्सीन्स या प्लाज्मा थेरेपी, ये सारे एक्सपेरिमेंटल ड्रग के कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में एनिमल पे भी टेस्ट नहीं हुए हैं, यानी कि भारतीय बन गए ह्यूमन गिनी पिग, इस उम्मीद से कि शायद इनमें से कोई दवाइयाँ शायद काम कर जाए। तो अब ऐसे एविडेंस आ गए हैं कि इन दवाइयों से मौतें बढ़ती हैं एज मेनी एज 300%, यानी कि 3 गुना ज़्यादा डेथ रेट, राइट। यानी कि जिनको एंटी मलेरियन ड्रग दिया जा रहा है इन कंपैरिजन टू जिनको दवाई नहीं दी जा रही है, तो जिनको दवाई दी जा रही है उनमें डेथ होने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा है। इसके बावजूद भी ये सारी दवाइयाँ दी जा रही हैं। क्या कारण हो सकता है? इसके विपरीत पिछले 4 महीने में आयुर्वेद या नेचुरोपैथी या होम्योपैथी या यूनानी, इन डॉक्टरों को एक भी पेशेंट देखने को भी नहीं मिला। मैं बात कर रहा हूं सिम्टोमेटिक कोरोना पेशेंट की। अगर मैं आपसे पूछता हूं या सरकार से पूछें आप कि क्या अभी तक किसी भी एक सिम्टोमेटिक कोरोना पेशेंट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करने के लिए किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर को इजाजत मिली है क्या? द आंसर इज नो। तो इसका क्या कारण हो सकता है? या फिर अभी 2 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल गेट से बात की, वैक्सीन के बारे में पूछा। बिल गेट वही इंसान है जिसने आज से 11 साल पहले 2009 में भारत की कुछ आदिवासी लड़कियां, अबाउट 30,000, उनको सर्वाइकल कैंसर के लिए गिनी पिग बनाया, सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के लिए। और बाद में देखा गया कि वो जो कंसेंट फॉर्म भरा था, वो कंसेंट फॉर्म में उन बच्चियों के थंब के अंगूठे के निशान थे। मतलब ये कि उनको या उनके परिवार वालों को अपनी भाषा में नाम तक नहीं लिखना नहीं आता। और ये सारा कुछ तब उजागर हुआ जब उनमें से कुछ बच्चियां बीमार पड़ी और कुछ मारी गई, और तब वहां पे एनजीओ ने हल्ला किया। और ये जो ट्रायल था जिसमें भारतीय बच्चों को गिनी पिग बनाया गया था, 30,000 आंध्र प्रदेश में, तो वो ट्रायल वहीं रोका गया। तो ऐसे इंसान जिन्होंने इस तरह की हरकत की भारत में, पूरी दुनिया भर में ऑलरेडी, तो ऐसे इंसान से हमारी सरकार ये पूछ रही है कि आप वैक्सीन कब ला रहे हो? और उधर आयुर्वेद को छुपा के रख दिया, आयुर्वेद को दबा के रख दिया, कहीं ऐसा ना हो कि इनको कोई कोरोना पेशेंट मिल जाए और ये उनको ठीक कर डाले। तो ये क्या हो सकता है? इसमें क्या इरादा हो सकता है? ये मैं आपसे पूछता हूं, इसमें आप दिमाग लगाइए। ये एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि WHO ने एक प्रिडिक्शन किया था कि कुछ भी कर लो 2 करोड़ लोग तो मारे ही जाएंगे। भारत के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी कर लो आप, कितना भी लॉकडाउन कर लो, फिर भी 23 लाख लोग तो मारे ही जाएंगे। ये WHO की प्रेडिक्शन थी। अब भारत में पिछले हफ्ते ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री का पार्ट है, ने एक गजब किया, एक अजीबोगरीब हरकत की है कि उन्होंने नए नियम लागू कर दिए, डेथ सर्टिफिकेट को लिखने के नए रूल्स। आप देखिए स्क्रीन पे डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसे होता है। इस फॉर्मेट में एक कॉलम और जोड़ दिया, इस कॉलम का नाम है स्टैटिस्टिकल नोट, और ये कॉलम सिर्फ और सिर्फ कोरोना को लिखने के लिए है। तो मतलब ये कि अब हेल्थ मिनिस्ट्री ये चाहती है कि डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना वायरस से मौत हुआ है ये लिखें। आप खुद ही पढ़ लीजिए, ICMR की वेबसाइट से मैंने ये पेज लिया है और उसमें लिखा है कि कब कब कोरोना से डेथ हुआ है या कोविड से मरे हैं, ये कब कब लिखना है। नंबर 1 कि अगर पेशेंट मरने से पहले कोरोना पॉजिटिव हो, चाहे सिम्टम हो या ना हो, तो लिखना है मेन कॉज है, अंडरलाइनिंग कॉज है कोरोना डेथ। दूसरा, अगर सिम्टम है और नहीं है, पॉजिटिव है तो कोरोना डेथ तो लिखना ही है। अगर नेगेटिव है, अगर PCR टेस्ट नेगेटिव भी है लेकिन सिम्टम है, तो भी आपको कोरोना डेथ लिखना है। मतलब किसी भी इंसान के बॉडी में कोरोना वायरस नहीं है लेकिन कोरोना वायरस के सिर्फ सिम्टम है, तब भी वो कोरोना डेथ माना जाएगा। तीसरा, अगर उस पर कोरोना टेस्ट होता ही नहीं है लेकिन उसके सिम्टम कोरोना वायरस की तरह हैं, तो भी वो डेथ कोरोना वायरस के खाते में ही जाएगा। बोलने का मतलब है कोरोना वायरस का जो नतीजा है, कोरोना वायरस PCR टेस्ट का जो नतीजा है, चाहे वो पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, ना आए, टेस्ट करे ना करे, अगर सिम्टम है तो पक्का ही डेथ कैटेगरी हो जाएगा कि ये कोरोना वायरस की वजह से मरा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोरोना वायरस से डेथ के सिम्टम क्या होते हैं, ये उनके अपने वेबसाइट में ही, ICMR के वेबसाइट से मैंने निकाला। देखिए स्क्रीन पे लिखा है कि सिम्टम है निमोनिया के सिम्टम अगर हो तो वो कोरोना वायरस डेथ माना जाएगा। देखिए हर साल भारत में 1.5 लाख लोग निमोनिया से मरते हैं।
इस साल भी ऑन एवरेज अगर 1.5 लाख लोग मरे तो इस साल वो 1.5 लाख जो है वो कोरोना वायरस डेथ माना जाएगा रादर देन निमोनिया डेथ। पहली बात। दूसरा, कोरोना वायरस के सिम्टम के अंतर्गत डाला हुआ है, आप पढ़िए स्क्रीन पे, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS। सिंपल टर्म में, सिंपल भाषा में बात करें तो ब्रेथलेसनेस, कि किसी को भी, किसी पेशेंट को अगर ये पाएगा कि मरने से पहले सांसों में तकलीफ है तो वो भी कोरोना वायरस के खाते में आ जाएगा। आप बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा पेशेंट है जो मरने से पहले उनको सांसों की तकलीफ नहीं हुई हो। अब अगला है कार्डिक इंजरी। कार्डिक इंजरी, जब भी कभी कोई पेशेंट मरता है तो दो ही चीज होती है, एक तो उसकी सांसें बंद हो जाती है, दूसरा उसका हार्ट बंद हो जाता है। और हार्ट जब बंद होता है तो जाहिर सी बात है हार्ट में काफी सारा प्रेशर पड़ता होगा और फाइनली हार्ट चलने की स्थिति में नहीं होगा, तभी बंद होता है। तो बोलने का मतलब यह है कि इस स्थिति में जितने भी लोग मरेंगे हार्ट तो बंद होगा ही। और कार्डिक इंजरी, दुनिया में ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो शक्ल देख के या बॉडी देख के बता दे कि बॉडी के अंदर कार्डिक इंजरी है या नहीं है। तो कुल मिला के डॉक्टर लिख देगा कि हाँ हार्ट बंद हुआ तो कार्डिक इंजरी होगा, यानी कि ये भी कोरोना वायरस के खाते में आ जाएगा। या फिर आप देखिए आगे लिखा हुआ है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। बोलने का मतलब है सिंपल भाषा में ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट का मतलब यह है कि मौत के बाद या मौत के वक्त अगर ब्लड बॉडी में ब्लड क्लॉट हो गया तो भी वो कोरोना वायरस के खाते में ही जाएगा। अब देखिए अधिकतर कैंसर पेशेंट जब मरते हैं स्पेशली कीमोथेरेपी के बाद तो उनके ब्लड में बहुत सारे क्लॉटिंग आ जाती है, बॉडी में बहुत सारी क्लॉटिंग आ जाती है जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि अब से कैंसर से कोई डेथ होगा तो भी वो कोरोना वायरस के खाते में आ जाएगा। तो कुल मिला के भारत का सपोर्ट WHO को है ताकि अंत तक WHO ये साबित कर ले कि WHO की जो प्रिडिक्शन थी कि कम से कम पूरे दुनिया में 2 करोड़ लोग मारे जाएंगे, मैं यहां बता दूं कि भारत में ऑन एवरेज हर साल 1 करोड़ लोग मारे जाते हैं। अब इस साल भी हो सकता है कि 1 करोड़ लोग अलग अलग कॉज से मरें, लेकिन उनमें से अधिकतर लोगों के डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना वायरस लिखा रहेगा। तो यानी कि WHO का जो प्रिडिक्शन था कि कम से कम 2 करोड़ लोग तो मारे जाएंगे ही, उसमें से आधा प्रिडिक्शन तो इंडिया के सपोर्ट से ही ठीक हो गया, यानी कि प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट मैच हो गया। तो यहां इरादा क्या हो सकता है इस अजीबोगरीब हरकत का, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप सोचिए, आप मुझे बताइए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आज जो भी देश की परिस्थिति है या सरकार का रवैया है, ऐसे में आज अगर सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा होते या भगत सिंह जी जिंदा होते या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिंदा होते या फिर आज लाल बहादुर शास्त्री जी होते या राजीव दीक्षित जी होते, तो क्या ये सब होने देते? क्या वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते? हम उनकी तरह महान नहीं हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सरकार के बताए हुए वो 20 लाख करोड़ के इंतजार में मत रहिए। वो तो गरीबों को मिल ही जाएगा जब मिलना होगा। जिस प्रकार वो 15 लाख रुपए सबके खाते में आ गए, ये भी आ जाएगा। फिलहाल मेरे पास पैकेज है आपके लिए 20 रुपए का पैकेज। 20 रुपए का पैकेज कुछ ऐसा है दिखने में, और इसके अंदर 20 रुपए के पैकेज में है ये 4 केले और 4 टमाटर, यानी कि ये 4 केले और 4 टमाटर लगभग 20 रुपए में तो आ ही जाएंगे। और इनमें उतना न्यूट्रिशन है जितना न्यूट्रिशन कम से कम एक एवरेज इंडिविजुअल को जरूरत होती है पूरे दिन भर में। तो अगर आपको यकीन ना आए तो ये 4 केले और 4 टमाटर खा के आप 3 दिन रहिए, कम से कम 3 दिन, और तीसरे दिन अपना ब्लड शुगर चेक कीजिए, ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक कीजिए, अपना बॉडी वेट चेक कीजिए। ये सारी चीजें नीचे की तरफ दिखेंगी आपको। ऑन द कॉन्ट्ररी अपनी एनर्जी लेवल चेक कीजिए, आपका पेन कितना चेक कीजिए, ये सारा कुछ पॉजिटिव दिखेगा, यानी कि पेन घट जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, एंथुसियाज्म बढ़ जाएगी, फुर्ती बढ़ जाएगी। तो ये कमाल है इस 20 रुपए के पैकेज का। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप एक प्रण लीजिए कि आज से अगले 10 दिन तक आपको हर दिन ऐसे 20 पैकेट बनाने हैं और 20 लोगों को बांटने हैं। 20 रुपए के 20 पैकेट रोज अगले 10 दिन तक। और साथ में एक और काम करना है, हर दिन 20 नए लोगों को बताना है अपने दोस्तों को कि वो भी इसी तरह से हर दिन 10 दिन तक 20 पैकेट 20 नए लोगों को दे, और साथ में 20 नए लोगों को बताए भी जो उनके आसपास के लोग हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं अगर हम में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से कोई एक इंसान ने भी ये किया और उसके बोलने के बाद बाकी लोगों ने हूबहू ऐसे ही किया, तो अगले 10 दिन के अंदर कितने पैसे का फल और सब्जी आप बांट चुके होंगे? द आंसर इज 20 लाख करोड़ रुपीस। तो मैं ये मानता हूं कि
बहुत जल्द हम और आप मिलके एक बार फिर भारत को खड़ा करेंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।